नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। आज शुरुआत करेंगे एनडीटीवी के एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन से। भारत जैसे विशाल देश के सामने समस्याओं की कमी नहीं है और ये समस्याएं हर मोर्चे पर हैं। ऐसा ही एक मोर्चा है ड्रग्स यानी नशीली दवाओं के दुरुपयोग का। ये एक ऐसी समस्या है जिसने देश के करोड़ों लोगों, खासकर युवाओं को अपनी चपेट में लिया हुआ है। लाखों युवा इसकी चपेट में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, परिवार के परिवार तबाह हो जाते हैं। फिर भी इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा। ड्रग्स के तस्कर खुलेआम भोले भाले लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले एनडीटीवी ने एक बहुत बड़ी खबर दिखाई थी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, और खबर यह थी कि भोपाल में एक बहुत बड़ी ड्रग फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। आज की हमारी लीड स्टोरी यही है, भोपाल ड्रग्स त्रासदी। आपको याद होगा, भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी कुछ साल पहले जब एमआईसी लीक हुई थी, और आज ये आलम है कि भोपाल ड्रग्स की त्रासदी का एक बड़ा केंद्र बन गया है। आज हम इसी पर बात करेंगे। तो आज सबसे बड़ी स्टोरी यही होगी, एक तहकीकात, एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए एनडीटीवी ने यह जानने की कोशिश की है कि भोपाल की सड़कों पर जो ड्रग्स का धंधा किस तरीके से खुलेआम चल रहा है। खुलेआम भोपाल में ड्रग्स बिक रही है, और जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस प्रशासन इससे निपटने के लिए आखिरकार कुछ कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। बड़े अधिकारी पुलिस के भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ड्रग्स से निपटने के लिए क्या कदम सरकार उठा सकती है, ऐसे कुछ एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। दूसरा बड़ा मुद्दा है दिल्ली से आई देर शाम को एक बहुत बड़ी खबर का। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास को लेकर इस वक्त बवाल खींचा हुआ है। ये तय करना है कि इस मुख्यमंत्री के आवास को पीडब्ल्यूडी ने सील कर दिया है। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, इसको लेकर अब विवाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच पहुंच गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके बंगले को अब पीडब्ल्यूडी ने सील किया है। ये बंगला अरविंद केजरीवाल से आतिशी के खाते में गया। आतिशी का सामान यहां पर आ गया था। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री है, लेकिन अभी कुछ देर पहले खबर आई, क्योंकि ठीक तरीके से प्रोसीजरल तरीकों को का सामना नहीं किया गया, और इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने इस बंगले को, जिस पर बीजेपी जिसको शीश महल कहती है, उसको सील कर दिया गया है। दोनों तरफ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो हम और आप जिससे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, जो है कि भोपाल ड्रग्स त्रासदी, एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव खबर। मध्य प्रदेश की राजधानी, आपको याद होगा, भोपाल में 6 अक्टूबर को गुजरात की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। ये वो तस्वीरें हैं 6 अक्टूबर की, जब इस फैक्ट्री पर अचानक छापा मारा गया। यहां से करीब 1814 करोड़ रुपए के ड्रग्स और उसे बनाने का साजो सामान जब्त किया गया। इसमें 900 किलोग्राम मेफेड्रोन, जो कि जिसको एमडी भी कहा जाता है, वो मिली। 1 किलोग्राम एमडी की कीमत बाजार में करीब 2 करोड़ रुपए होती है। अनुमान के मुताबिक जितनी ड्रग्स यहां बरामद की गई, वो 18 लाख युवाओं को ड्रग्स की लत में लाने के लिए बहुत काफी है। समझ सकते हैं कि बर्बादी का कितना बड़ा सामान यहां पर मौजूद था। ये फैक्ट्री बगरोदा इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही थी, और 6 महीने पहले ही उसे किराए पर लिया गया था। तहकीकात में पता चला कि यहां से ड्रग्स की खेप ब्रिटेन और दुबई भेजने की तैयारी थी। ड्रग्स की खरीद के पैसे का लेन देन क्रिप्टो करेंसी के जरिए होने की बात सामने आई। फैक्ट्री का भंडाफोड़ होते ही एनसीबी और एटीएस ने देश के अलग अलग इलाकों में छापे मारे। इस मामले में मुख्य आरोपी अमित चतुर्वेदी समेत 3 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से गिरफ्तार हरीश आंजना को इसका मास्टरमाइंड बताया गया। वो एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिस पर ड्रग्स तस्करी से जुड़े एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 अपराध पहले से दर्ज है। ड्रग्स की फैक्ट्री लगाने और ड्रग्स बनाने के लिए जो सामान लाया गया, उसे हरीश आंजना ने खरीदा था। ड्रग्स तैयार करने के लिए कच्चा माल 700 किलोमीटर दूर वापी से मंगवाया जाता था। इस फैक्ट्री का भांडाफोड़ होते ही यह सवाल उठा कि भोपाल में ड्रग्स तस्करों का जाल कितना बड़ा है। इसकी तहकीकात करने के लिए एनडीटीवी ने भोपाल की गलियों में एक स्टिंग ऑपरेशन किया। जी हाँ, खुफिया कैमरे के जरिए हमने भोपाल के हालात को जानने की कोशिश की। मेरे सहयोगी हैं वरिष्ठ सहयोगी अनुराग द्वारी और उनके साथी अजय शर्मा। पुराने भोपाल के इतवारा इलाके से लेकर नए भोपाल में 74 बंगले तक घूमे,
जहां मंत्री और आईएएस अधिकारी रहते हैं। इसके अलावा भोपाल का पॉश बिट्टर मार्केट इलाके में भी ये तहकीकात की गई। हमारी तफ्तीश में कुछ आंखें खोल देने वाली चीजें सामने आई हैं। ये सामने आया कि भोपाल की सड़कों पर ड्रग्स का कारोबार खुल्लम खुल्ला चल रहा है। अब तक दिल्ली को, पंजाब को ड्रग्स की राजधानी कहा गया, मुंबई को कहा गया, लेकिन अब ये ड्रग्स का खेल भोपाल जैसे छोटे शहरों में, जो कि मेट्रोपॉलिटन नहीं हुए हैं, उन शहरों में खुल्लम खुल्ला चल रहा है। ड्रग्स भोपाल के पॉश इलाकों से लेकर पुराने शहर की तंग गलियों में खुलेआम बड़ी आसानी से बिक रही है। सबसे पहले हमारा ये स्टिंग ऑपरेशन देखिए। भोपाल, जहां देश के सबसे बड़े ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, लेकिन सिर्फ फैक्ट्री नहीं, शहर की हर गली में फैले हुए हैं ड्रग्स के पेडलर जो खुलेआम ये कारोबार चला रहे हैं। एनडीटीवी ने भोपाल के इतवारा, बुधवारा से लेकर मंत्रियों का ठिकाना 74 बंगले और पॉश बिट्टन मार्केट तक ड्रग्स की इस काली दुनिया को उजागर किया। ऐसी फैक्ट्री से निकलकर ये ड्रग्स भोपाल की सकरी गलियों में पहुंचती है, जहां पेडलर खुलेआम ड्रग्स बेचते हैं। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग तक शामिल हैं। इन गलियों में हाई सोसाइटी के नौजवान, स्टूडेंट और हर तबके के ग्राहक पहुंचते हैं। इन गलियों में चरस, गांजा, ब्राउन शुगर और एमडीएमए सब पुड़िया में मौजूद है। ड्रग्स के इस कारोबार का पता लगाने के लिए मैंने और मेरे साथी अजय ने उन लोगों से संपर्क किया जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें चाय, पोहे, पान की दुकानों पर काम करने वाले लोगों से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट और ड्रग्स के दलाल तक शामिल थे। एक बार जब ठिकाने पक्के हो गए तो हम निकल पड़े इस स्याह सच्चाई का पर्दाफाश करने। ये भोपाल का बुधवारा इलाका है। चौक पर भोपाल की मशहूर हाजी साहब की लस्सी है, तो आगे की तरफ उमराव दूल्हा मस्जिद। यहाँ पुलिस चौकी भी है, लेकिन दिन में भी बंद। यहीं हमने अपनी बाइक लगाई। यहाँ से 100 मीटर दूर सामने मछली बाजार है, तो पीछे ड्रग्स की मंडी। अपने अपने घरों के दालान में दुकानदार बैठे हैं, जवान भी, महिलाएं भी। ये इशारे से ग्राहकों को बुलाते हैं। जैसे ही हम पहुंचे, पहले दुकानदार ने ही रोक लिया। हमने कहा, पुड़िया है? वो 15 सेकंड में घर के अंदर गया, पुड़िया लाकर दे दी। ओरिजिनल है? माल कितनी चाहिए? हम आगे पैदल ही बढ़े, दूसरी गली में घुसे। यहाँ 3 लड़के मिले। इनका इशारा तो सुनिए। थोड़ी बात की, पुड़िया मांगी, लेकिन तभी उन्हें कुछ शक हुआ। हमसे धमकी भरे अंदाज में कहा, मोबाइल अंदर रख लो। कहाँ से हो भाई? मोबाइल अंदर रख लेते आप। क्या हो गया? रख लो। मैंने बात संभालने की कोशिश की, माचिस मांगकर आगे बढ़ गया, लेकिन मेरे साथी को उन्होंने पुड़िया पकड़ा दी। यहां पूरी गली में कई लड़कों के हाथ में हमें थैलियां दिखी। यहां से आप गुजरेंगे तो ड्रग्स के दुकानदार हाथ से इशारा कर बुला ही लेंगे। सामने इतवारे की गलियों में हम घुसने ही वाले थे कि वो लड़के बाइक से हमारे पीछे हो लिए। उनका शक गहरा रहा था, इसीलिए हम भी वहां से आगे बढ़ गए। बाद में हम दूसरी तरफ से इतवारा पहुंचे। एक दलाल हमारे पास आया, मुंह बांधे हुए, टोपी चश्मा पहनकर। साफ लगा वो आवाज बदल कर बात कर रहा है। एक एमडी की पुड़िया के 20,000 रुपए मांगे। है माल? एमडी कितने? 1 ग्राम। हाँ मिल जाएगा ना। कितने का? तुम बताओ कितना चाहिए तुम्हें? 1 ग्राम ही चाहिए। हाँ 20,000 रुपए। बहुत ज्यादा बोल रहे हो आप। नहीं भाई, ये रेट चलता अपना तो उधर पूरे तुम्हारे मार्केट के अंदर। सही रेट बता दो। नहीं ये रेट चलता भाई, आपको भाई तो ठीक है, नहीं तो बहुत करा के मेरे बहुत आते कॉलेज के बच्चे मेरे पास भाई दिन भर में। चरस? हाँ चरस भी मिल जाएगा। चरस
दिखाओ तो ओरिजिनल है कि नहीं आपके अरे ओरिजिनल ऐसा कि आदमी पी के लेके हाँ लिया भाई माल। ये सफ़ेद वाली क्या है? एमडी। हाँ और ये चला तुम्हें लेना ही नहीं लेना बताओ। हमें खरीदना तो था नहीं, सिर्फ कैमरे में उड़ते भोपाल को दिखाना था। उसने खुद माना कि भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री के भंडाफोड़ के बाद सख्ती है। नहीं तो निकल जाओ भाई, टाइम मत खाओ इधर का, और टाइट माहौल चल रही है वैसे ही, चले जाओ जल्दी। अच्छा ये तो बता दो कि फ़ोन पे ले लोगे? नहीं भाई केस लेता हूँ मैं तो, केस चाहिए मेरे को। मुंह क्यों थोड़ी देर बाद उसका शक गुस्से फिर धमकी में तब्दील हुआ। मुंह क्यों बांध के बात कर रहे हो? अरे वो मेरी हेडी का भाई, मैं वो बांधू कुछ ही बांधू, वो टाइट माहौल चल रही है। लो भाई जाओ इधर से, जाओ नहीं ले पाओगे तो भाई चले जाओ, ये कह रही हूँ आपसे, चले जाओ जाओ, इधर मत खड़े रहो। मैं जा रही है नहीं जा रही है, जल्दी निकल। यहाँ से हम सीधे शहर के वीवीआईपी इलाके 74 बंगले पहुंचे। यहाँ 74 बंगलों में मंत्री, वरिष्ठ आईएएस आईपीएस रहते हैं। ठीक उनके घर के नीचे चाय, नारियल पानी के ठेले और ठिये हैं। इनमें ही ड्रग्स का बाजार सजता है, लेकिन बिक्री पहचान पर होती है। गांजा वो काई के ले लेगा? कौन सी लड़की? जो कॉलेज वाले। अरे जो पीना बाबा, ज्वाइंट पीना बकायदा, लड़कियाँ पी रही हैं आजकल। कल एक लड़की मेरे से ही पूछ रही थी, तो यही मांगने लगी हमको, जो 1600 का माल। चच्चा मैंने किया इधर। हाँ पहले हम इन दुकानदारों से बतियाने लगे, उन्हें भरोसा हुआ तो फिर वो ड्रग्स के अड्डों के बारे में और खुले। लड़की की व्यवस्था करा दे, मैं साहू क्या चले जाऊँगा। हाँ, ये फोन ही डबल वाला है तो सबको लगता है कि पता नहीं क्या है। उसने कहा देख वो खुद ही सेटिंग कर लेगा आपसे और तुरंत, मगर क्या है पहली बार में ऐसी लंबी डील नहीं करेगा वो। कहने लगे एमडी चाहिए तो डॉक्टर साहब के पास मिलेगी। सुनिए, इन्होंने शाम को उनके अड्डे पर ले जाने का वायदा किया। और एमडी के लिए एमडी में डॉक्टर साहब से बात करूँगा। कब बात करोगे? आन दो उनको एक दो दिन में। और अभी नवरात्र में छुट्टी पे आए होंगे, निषाद कॉलोनी में उनका घर है। हाँ यही आते हैं लगाते हैं। हाँ। अभी के लिए तो अपन ले आए, अभी के लिए तो अपन ले आए। हमारे से और क्या है? 74 बंगले से हम बिट्टन मार्केट की तरफ बढ़े। यहाँ पान बीड़ी की दुकान, सामने पौश अरेरा कॉलोनी। एक बुजुर्ग सा शख्स हमें मिला। पहले यहाँ वहाँ की बात हुई, फिर वो मुद्दे पर आए। शुरू में नानुकुर की, बाद में चाय, फिर सीधे पुड़िया हमारे हवाले करने को तैयार हो गई। तो बाद में हूँ नहीं मोड़ा ही मिलता है ही नहीं है ना। मालिक नहीं है। कितना ज़्यादा चाहिए, थोड़ा ज़्यादा चाहिए। कितना 500 ग्राम। मगर अब नहीं है माल तो खत्म हो गया, खाली खत्म हो गया, पकड़ा गया था। कहाँ पकड़ा गया? अरे यहीं पकड़ते रोज ही पकड़ रहा है। ज्वाइंट। इन सब की बातों से पता लगा भोपाल में इनका सरगना कोई साहू जी है। और इससे अच्छा चाहिए तो बरखड़ी फाटक जाओ फिर साहू के बाद। बरखेड़ी पाठ। अच्छा महेश साहू। साहू वो तो खत्म होगा, बाकी लड़की हैं। लड़की का तो 1000 रुपये, 500 रुपये, 50 रुपये। उसके पास कितना मिल रहा है? रंग के इतना चाहिए मिल जाएगा, बाकी बात तो कुंटलों से मिल जाएगा। क्विंटल से? जिसके पास जितना चाहिए माल मिलेगा। फिर भी अंदाज से 10 कुंटल 10 कुंटल माल है। सिर्फ गांधी गांजा? घर के अंदर। हाँ गांजे गांजे। पुलिस सब जानती है, लेकिन पकड़ती क्यों नहीं, ये भी सुनिए। हाँ लगो टीआई को हफ्ता महीना बना, महीना बना टीआई? टीआई कहाँ तो अपन को क्या जानकारी। 1000-2000 रुपये? अरे ज़्यादा कितना? ज़्यादा लेते हैं। 10,000? अरे ज़्यादा था। कितना? टीआई का महीना जा रहा होगा 50,000 उसके यहाँ टीआई का अगर, और ये रोज आने जाने वाले उनका अगर। उसके यहाँ गया हूँ ना, उसके साहब के साथ गांजा पी चुका हूँ, तो बाद में पुलिस वाले आते हैं अंदर जा रहा है, लाओ पैसे हो जाओ, फिर आपको कोई परेशानी नहीं करेगा। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में यह साफ हुआ कि ड्रग्स का कारोबार भोपाल की हर गली मोहल्ले तक फैल चुका है। यहाँ पेडलर भी बेखौफ हैं और इन्होंने अपना नेटवर्क इतना मजबूत कर लिया है कि पुलिस उन्हें छूती तक नहीं। कार्रवाई होती भी है तो बस दिखावे की, और अगर हो गई तो ये कुछ दिनों में बच निकलते हैं। उनके चेहरे पर पकड़े जाने का खौफ नजर नहीं आता। साफ है ड्रग्स का ये नेटवर्क भोपाल में तेजी से फैल रहा है।
गरीब बस्तियों से लेके शहर की पॉश कॉलोनियों तक ये कारोबार तेजी से न सिर्फ फल फूल रहा है बल्कि अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कब तक शहर की सड़कों पर ये जहर यूं ही बेचा जाएगा और ये कारोबार चलता रहेगा। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और अजय शर्मा के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। तो देखा आपने कैसे साफ है। भोपाल की राजधानी में, मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल में ड्रग्स का काला कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद असली सप्लायर अब भी पकड़ से दूर है। बगरौदा इलाके में देश की सबसे बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री पर जो छापा मारा गया उसमें एनसीपी के मुताबिक 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की गई। ऐसे में सवाल यह है कि इस ड्रग्स के खरीदार आखिरकार हैं कौन लोग और भोपाल में कहां से ये एमडी यानी मेफेड्रोन बनाने का कच्चा माल आता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि देश के सबसे बड़े ड्रग्स फैक्ट्री से उसने 1800 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी है। अभी तक हमने जितनी भी लैब्स ब्रस्ट की हैं, इसमें से ये सबसे बड़ी लैब है। इसकी कैपेसिटी मिनिमम ये डेली 25 किलो एमडी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लगभग इतनी बड़ी फैक्ट्री थी। इसको इन्होंने 6-7 महीने पहले ही किराए पे लिया था और लगभग 2-3 महीने पहले इन लोगों ने वहाँ पे मशीनरी इंस्टॉल की और अभी वो रॉ मटेरियल मार्केट से खरीद करके इसको एमडी बनाने का प्रयास कर रहे थे। सूत्रों का कहना है कि अगर इस छापेमारी में 2 दिन की देरी होती तो ये ड्रग्स भी फैक्ट्री से बाहर भेज दी जाती। ऐसे में कुल मिलाकर 4000 करोड़ की ड्रग्स की बरामदगी हुई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एमडी ड्रग्स की कीमत विदेशों में अधिक होती है और जिस मात्रा में ड्रग्स बन रही थी उससे ये आशंका बढ़ गई है कि इसका बड़ा हिस्सा विदेशों में खपत के लिए भेजा जा रहा था। भोपाल में एनडीटीवी के स्टिंग ऑपरेशन से गली गली में चल रहे ड्रग्स के धंधे का भी खुलासा हुआ। पुलिस के कार्रवाई के बाद भी असली सप्लायरों तक पहुंच पाना चुनौती बना हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चरस की सप्लाई नेपाल और बिहार के रास्ते होकर उत्तर प्रदेश के जरिए मध्य प्रदेश तक पहुंचती है। वहीं एमडीएमए जैसी खतरनाक ड्रग्स की सप्लाई राजस्थान के जोधपुर, पाली और जालौर से होती है। गांजे की सप्लाई ओडिशा, आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम के रास्ते होती है। हालांकि बड़े और खतरनाक ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय छोटे मोटे गांजा सप्लायर्स पर कार्रवाई करके पुलिस पीठ थपथपा लेती है। जिस भोपाल में हमारे कैमरे में दर्जनों ड्रग्स पेडलर्स को कैद किया, वहां भोपाल पुलिस ने 2022 में मात्र 11 मामले दर्ज किए, वो भी गांजा बेचने के। 27 आरोपी गिरफ्तार किए और 285.67 किलो गांजा जब्त किया। 2023 में 10 मामले में 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 135.79 किलो गांजा जब्त हुआ। वहीं 2024 में 24 मामलों में अब तक 51 लोगों को पकड़ा गया है और 329 किलो से ज्यादा ड्रग्स जब्त किया गया। भोपाल क्राइम ब्रांच द्वारा 36 किलो चरस का कंसाइनमेंट जो कि नेपाल से होकर बिहार के रूट से भोपाल लाया गया था, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इसी के साथ में 135 बॉक्स कोडीन युक्त कोरेक्स जो कि भोपाल से जब्त करने में जिसमें हमने 2 आरोपी गिरफ्तार करे थे। बड़ा कंसाइनमेंट था, उसको जब्त करने में सफलता प्राप्त की। इसके अलावा गांजे के क्षेत्र में इस साल में अभी तक कुल हमने 29 केस दर्ज किए हैं क्राइम ब्रांच में, जिसमें 74 आरोपी, जिसमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं, और लगभग 400 किलो की मात्रा में अवैध गांजा हमारे द्वारा जब्त किया गया है। भोपाल में ड्रग्स का कारोबार जितनी तेजी से फैल रहा है, उतनी ही तेजी से पुलिस की चुनौती भी बढ़ती जा रही है। हमारे भोपाल के यूथ तक ड्रग्स पहुंच रहा है, जो बहुत ही हानिकारक है। और अब यूथ का पूरा जो भी करियर है इसकी वजह से स्पॉइल हो रहा है। लोगों के घर उजड़ रहे हैं क्योंकि वो सारा अपना पैसा ड्रग्स जैसी घटिया चीज़ों में व्यर्थ कर रहे हैं। ड्रग्स तो बहुत इजीली पहुंच जा रहे हैं, तभी तो बन रहे हैं। और उसके बाद फिर ये है कि जैसा कि हम लोग रोज़ाना ही देखते रहते हैं, जो खाली जगह है जहाँ पर पुलिस की पहुंच नहीं हो पा रही है एक्चुअल में, उस कारण से वहाँ पर ड्रग्स का बहुत यूज़ हो रहा है अवैध तरीके से। सरकार को ऐसा करना चाहिए कि सबसे पहले
फैक्ट्रियों को सील करनी चाहिए जहाँ से ड्रग्स आ रहे हैं, तो वहाँ से अगर सील कर दो तो मार्केट में आना बंद हो जाएगा। एनडीटीवी आपके साथ इस मामले पर नजर बनाए रखेगा, क्योंकि असली सप्लायर अब भी गिरफ्त से बाहर है। भोपाल से अजय शर्मा के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। भोपाल में ड्रग्स का यह धंधा खाद्य उत्पादन की आड़ में किया जा रहा था, जिसकी भोपाल पुलिस को भनक तक नहीं लगी। गुजरात एटीएस ने एनसीबी के साथ मिलकर छापा मारकर इसका भंडाफोड़ किया। तफ्तीश में पता चला है कि महाराष्ट्र के ड्रग्स माफिया का यहां भोपाल से कनेक्शन था। 6 महीने से यहां पर ड्रग्स तैयार की जा रही थी। अभी तक की तहकीकात में 3 ही आरोपी गिरफ्तार किए जा सके हैं। इस मामले में राजनीतिक कनेक्शन निकालने के आरोप भी लग रहे हैं, सो सियासत भी कम नहीं हो रही। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को आड़े हाथों ले रहे हैं। भोपाल में ड्रग्स की इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने और भोपाल में इसके खुलेआम बिकने के मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा जी। शुक्रिया मिश्रा जी वक्त निकालने के लिए। पहला सवाल तो यही है कि जो भोपाल में ड्रग फैक्ट्री का खुलासा हुआ उसकी पुलिस अलग से जांच कर रही है, ये जांच कहां तक पहुंची है? ड्रग्स को लेकर के पुलिस बहुत गंभीर है और लगातार कार्रवाइयाँ की गई हैं। अगर हम इस साल के कार्रवाइयों की बात करें तो इस साल लगभग भोपाल पुलिस ने अलग अलग तरह की कार्रवाइयों में 13 करोड़ रुपए से ज़्यादा के ड्रग्स जब्त किए हैं। बहरहाल इस मामले में जिसमें आपने कहा यह सिंथेटिक ड्रग से जुड़ा मामला है, जिसमें सूचना आने पर तत्परता से पुलिस ने भी इसमें कार्रवाई की थी। इसमें खास बात है कि यह जो सिंथेटिक ड्रग्स है, सिंथेटिक ड्रग्स के साथ एक बड़ी चुनौती है और इसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि इसके जो केमिकल फ्यूज होते हैं, खासतौर पे जो एसीटोन की हम बात करें या HCl की बात करें, ब्रोमीन की बात करें, ये सारे जो ड्रग्स हैं वो कोई भी ड्रग्स इसमें निषेधित नहीं है, यानी कि शेड्यूल्ड ड्रग्स नहीं है। इसलिए शेड्यूल्ड ड्रग ना होने से इसमें एक बड़ी समस्या है कि जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं उनको पहले से तय कर पाना कि किस लिए उपयोग होंगे बहुत मुश्किल है। समान तौर पे पुलिस फैक्ट्रीज की जांच नहीं करती है। समान तौर फैक्ट्रीज में जो केमिकल्स यूज होते हैं, जो उनका गोडाउन है, उसको पुलिस समानतः जांच नहीं करती है। इसलिए कई बार प्रारंभिक दौर में ये चीज़ें पता नहीं चल पाती। ये पता तब चलती है जब अगर कोई ड्रग्स का उत्पादन हो और इन ड्रग्स के किसी छोर में इस पूरी चेन में लगा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस के हत्थे चढ़ जाए या पुलिस को सूचना मिले, या फिर एक सामान्य जो जांच होती है उस पूरी जांच की प्रक्रिया में कोई अनियमितता पाई जाए। इन दोनों स्थितियों में पता लगती है। अगर इसमें पहले से प्रोसेस न हो, यानी कि जितने केमिकल्स मैंने बताया जो जब्त हुए हैं, इनको अगर प्रोसेस करके किया जाए तो यह एक सिंथेटिक ड्रग बनता है। लेकिन अगर प्रोसेस ना किया जाए तो पूर्ववर्ती स्थिति में ये शेड्यूल ड्रग की श्रेणी में नहीं आती और पुलिस उनको अलग से अगर पाए भी तो कार्रवाई नहीं कर सकती। जैसे कि उसमें कास्टिक सोडा भी था और भी कई इसमें चीज़ें थी जो सामान्य तौर पे अन्य 50 चीज़ों में, अन्य इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन से उत्पाद हैं उनमें इनका उत्पादन होता है। और समान तौर पर हम देखेंगे तो इंडस्ट्रियल इलाके में इस तरह के सिंथेटिक ड्रग संबंधी समस्याएं आती हैं। इसलिए पुलिस की अब चुनौती है कि एक खासतौर पे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, संबंधित विभाग के साथ मिलकर के इसमें बाकी जो खाली गोडाउन है और इस तरह के जो संदिग्ध अगर कोई भी इस तरह की गोडाउन या खाली गोडाउन है उनकी जाँच करेगी और कर भी रही है। मिश्रा जी, 1800 करोड़ के आसपास की ड्रग्स बरामद हुई। 6 महीने से फैक्ट्री चल रही थी। एनडीटीवी ने अपने खुफिया ऑपरेशन में, स्टिंग ऑपरेशन में घूम कर भोपाल की सड़कों पर खुलासा कर दिया कि कैसे बड़ी आसानी से ये मादक पदार्थ बिक रहे हैं। पुलिस अगर कार्रवाई कर रही होती तो फिर ऐसे लोग क्यों सक्रिय होते? और इनफैक्ट एक ने तो यहाँ तक कहा कि टीआई साहब पैसा लेते हैं, 50,000 रुपये महीने का बंधा हुआ है। पुलिस लगातार कार्रवाई करती है। इसमें बहुत सारे आरोपियों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई है। इसमें कई जगहों में पुलिस ने लगातार अभियान चलाया है। इसमें ऑपरेशन अंकुश चलाया गया है, जिसमें 55 बड़े आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। जहाँ तक ड्रग्स की बात है तो सही है कि एक समस्या है, आज हर उभरते हुए बड़े शहर की एक बड़ी चुनौती है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। ड्रग्स के खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ भी होती रहती हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों से भी बराबर अपील करते हैं। इसमें हम लोगों ने स्पेशल यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी शुरू की है, जिस पर व्यक्ति अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए सूचना दे सकता है, तत्काल कार्रवाई होती है। यह सही है कि इसके बावजूद भी कई जगहों पर संभव है कि कई जगह पे सुनसान गलियों में या सुदूरवर्ती इलाकों में ऐसी संभावना हो सकती है, लेकिन यह भी सही है कि जब भी इसमें सूचना आती है, जब भी जानकारी आती है, पुलिस तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करती है। कोई योजना आपने तैयार की है ताकि इस तरह के ड्रग पैडलर्स पर अंकुश लग सके?
जैसा कि हमने बोला कि जो ऑपरेशन अंकुश हम लोगों ने शुरू किया था, इसमें जो हेल्पलाइन नंबर दिया है, इसमें खासतौर पर व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि अगर आपके क्षेत्र में, अगर आपके इलाके में, सुदूरवर्ती क्षेत्र में अगर कहीं लगता है कि कोई व्यक्ति इस तरह की अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, किसी की संलिप्तता पाई जाए, तो आप तत्काल सूचना दें। पहचान गोपनीय रखी जाती है, पुलिस कार्रवाई करती है और उसमें तत्परता से कार्रवाई के बाद इसमें सजाएं भी मिलती हैं। कई बार इसमें जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें कड़ी सजाएं भी न्यायालय से मिलती हैं। तो इन सारी चीज़ों का एक असर होता है। अगर हम देखेंगे तो लगातार इस तरह की गतिविधियाँ काफ़ी कम हुई हैं। ये सही है कि एक बड़ी समस्या है और अगर आप इस शहर की छोड़ दें, किसी भी बड़े शहर की लेंगे तो बड़ी और जो समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण जो समस्याएं हैं उनमें से यह एक है, खासतौर से युवा पीढ़ी के समक्ष जो समस्याएं हैं, इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता। और इसमें सभी लोगों को तत्परता से, खासतौर पे पुलिस इसमें मजबूती से, एक बहुत अहम पहलू है, पुलिस तो मजबूती से कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन खासतौर पे एक आम व्यक्ति को भी जब सूचना मिले, कहीं से जानकारी हो और खासतौर पे उसमें अगर दृढ़ता के साथ हो कि उसकी सूचना पे कार्रवाई होगी तो जानकारियाँ आती भी हैं। मैंने जिक्र किया अभी शुरू में आपके कार्यक्रम में पूछा आपने कि अभी 13 करोड़ रुपये से ज़्यादा के ड्रग्स हम लोग पकड़ चुके हैं और ये सब यहाँ के लोगों की सूचनाएँ पर और स्थानीय जानकारी के आधार पर ही हुआ है। तो इसलिए पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है और इस समस्या की भयावहता को समझती है, इसको लेकर के गंभीर है। ये भी जानना चाहेंगे आपसे, ऐसी कोई जगह भोपाल में चिन्हित आप लोगों ने की है जहाँ पे ज़्यादा ड्रग्स बिक रही हैं, धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, उसको रोकने का कोई प्रयास? इसमें कुछ क्षेत्र हैं ऐसे जहाँ पर इस तरह की समस्याएं रहती हैं। कुछ पुराने भोपाल के कुछ क्षेत्रों में इस तरह की शिकायतें आई हैं जिसमें कार्रवाइयाँ की गई हैं। कुछ और शहर के आउटर इलाकों में, कुछ सुनसान इलाकों में, कुछ पुराने खंडहरों में, कुछ ऐसे जगहों पर जहाँ लोगों का आना जाना ना हो, इस तरह की शिकायतें आती हैं। हम लोग इस तरह की शिकायतों के डायल 100 पे जो कॉल्स आते हैं, उस कॉल्स पे उस एरिया को चिन्हित करते हैं कि आखिर किस इलाके से इस तरह की खास कॉल जनरेट हो रही हैं और उनके गूगल लोकेशन के आधार पर उन इलाकों में भी हम नज़र रखते हैं और कार्रवाइयाँ करते हैं, हॉटस्पॉट चिन्हित करते हैं। तो इस तरह के इलाके हैं और पुलिस की लगातार नज़र है और इसमें खासतौर पे पुलिस जनता से इसमें काफ़ी सहयोग के आधार पर काम करती है, क्योंकि बहुत सारी अगर सुदूरवर्ती और ऐसे जगहों पे जहाँ पे लोगों का आना जाना कम हो, जो शहर के बाहरी इलाका हो, उसमें पुलिस कई बार सीधे कार्रवाई नहीं कर पाती है, कई बार सूचना नहीं रहती है। लेकिन इसमें अगर जानकारी आती है, सूचना आती है, तो पुलिस कार्रवाई करेगी, इस बात को सुनिश्चित किया जाता है। मिश्रा जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पुलिस कमिश्नर साहब, लेकिन कुछ और कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, ऐसा कम से कम हमारे स्टिंग ऑपरेशन से लग रहा है। जिस आसानी से भोपाल में जगह जगह पर ड्रग्स मिलती हुई दिखाई हमारे स्टिंग ऑपरेशन में दिखा है। ड्रग्स की चपेट में देश का हर राज्य है। आए दिन ड्रग्स जब्त होने की खबरें भी सामने आती हैं। अभी कुछ दिन पहले राजधानी दिल्ली को ही लीजिए, पिछले ही हफ्ते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोकीन को एक बड़ी खेप दिल्ली में जब्त की, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 6,500 करोड़ रुपए है। इस सिलसिले में ड्रग्स रैकेट के 4 और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। ड्रग रैकेट के मास्टरमाइंड के दुबई में होने का पता चला और उसे गिरफ्तार करने की कोशिशें अब की जा रही हैं। ये कोकीन दिल्ली हवाई अड्डे के करीब के इलाके महिपालपुर के एक गोदाम में छुपाकर रखी गई थी। इसे दिल्ली, मुंबई और गोवा में अक्टूबर से मार्च तक होने वाले कुछ बड़े कॉन्सर्ट और म्यूजिक फेस्टिवल्स के दौरान बेचा जाना था, बांटा जाना था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये ड्रग्स जिन कुरियरों की सप्लाई की जानी थी, वो कपड़े भेजे जाने वाले कार्डबोर्ड के बक्से में छुपाकर भेजे जाते हैं। ड्रग्स से जुड़े गिरोह अपनी हरकतों को छुपाने के लिए हर मुमकिन तरीके का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पकड़ में ना आ सकें। फिर भी देश में कई जगह वो पकड़ भी जाते हैं, लेकिन जितना पकड़ा जा रहा है उससे कहीं कहीं ज़्यादा पकड़ा जाना बाकी है। ड्रग्स के इस गोरख धंधे पर लगाम लगनी अब बहुत ज़रूरी हो गई है। उसकी वजह यह है कि इसने कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया है। कई युवा शौक में इसके चक्कर में फंस जाते हैं और फिर बाहर नहीं निकल पाते। जैसे कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। भारत को देखें तो प्रति 1000 लोगों में से 15 को ड्रग्स की लत है। इससे ही पता चलता है कि भारत में कितनी बड़ी आबादी ड्रग्स की चपेट में है। शराब की लत की बात करें तो इसके दायरे में और भी ज़्यादा लोग हैं। प्रति 1000 लोगों में 25 को शराब की लंबी लत है, यानी वो शराब पिए बगैर नहीं रह सकते, अल्कोहलिक जिसको कहा जाता है। शराब और ड्रग्स की ये लत भी लोगों को गंभीर बीमारियों की ओर धकेलती है। भारत की 10% आबादी को डिप्रेशन, न्यूरोसिस, साइकोसिस जैसी मानसिक बीमारियां हैं। ड्रग्स की लत से छुटकारा पाने के लिए जितनी बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। नशे से मुक्ति की ज़रूरत वाले सिर्फ 20% रोगियों को ही अस्पताल में बेड मिल पाते हैं। ड्रग्स की लत किसी एक व्यक्ति की सेहत को ही बर्बाद नहीं करती, उसके परिवार को भी बर्बाद करती है।
मानसिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरह से बर्बाद करके छोड़ती है। एक भी व्यक्ति ड्रग्स के चंगुल में फंसे तो पूरा परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। इसीलिए इस मुद्दे पर हर पहलू से निपटने की जरूरत है। ड्रग्स तस्करी और बिक्री पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि इसकी लत में फंसे लोगों को इससे बाहर निकालने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किया जाना चाहिए। ड्रग्स से जुड़े इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। उमाकांत मिश्रा जी, जो कि पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एनसीबी के, और डॉक्टर श्रद्धा मलिक, जो कि सीईओ हैं एथिना बिहेवियरल हेल्थ की। स्वागत है आप दोनों का। पहला सवाल तो मिश्रा जी मेरा आपसे है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बड़े लेवल पर कार्रवाई करने की बात करता है, लोगों को पकड़ता है, फिर मिश्रा जी इतना बड़े पैमाने पर ड्रग्स क्यों इतनी आसानी से उपलब्ध हैं कि कोई भी बच्चा कहीं से खरीद सकता है? सुमित जी, धन्यवाद मुझे आपकी इस इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। आपकी जो स्टिंग ऑपरेशन दो चीज को बड़ा साफ करता है। ये दो लेवल में काम चलता है। एक तो कंजम्पशन लेवल में, जो हम गली गली में जो आपको मिलता है कि भाई ये बड़ी आसानी से मिलता है, इसका वजह कुछ और है जी। और दूसरा जो सप्लाई, जो बड़े बड़े सीजर्स होते हैं, इसका दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि भाई जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से ये है वो सब सजग है कि बड़ा बड़ा सीजर अगर होता है डोमेस्टिक लेवल में या इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि आप अब देखेंगे कि ड्रग प्रॉब्लम कहीं एक देश में सीमित नहीं रह गया है कि भारत में अगर आप कुछ कर लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो कड़ी है पूरी दुनिया में जुड़ी हुई है। आप अभी दिल्ली के सीजर के बारे में आपने जिक्र किया कि कोकेन इतना बहुत ज्यादा मिला। आजकल जो ड्रग्स हैं वो एक इकोनॉमिक वेपन भी है और एक पॉलिटिकल वेपन भी है। अब देखिए 2023 में टर्किश इलेक्शन हुआ, अभी ईरान और इजराइल और ये सब का वार चल रहा है। हिजबुल्लाह, ये आपको पता है कि भाई वो बिल्कुल ये मनी लॉन्ड्रिंग, जो ड्रग का मनी लॉन्ड्रिंग वो लेबनान में करता है। तो ये जो कड़ी, जो साइक्लिकल कड़ी है, आप इसको जो ड्रग सप्लाई को, क्योंकि वो इंटरनेशनली अवेलेबल है, आप कभी बंद नहीं कर सकते हैं। जहां कंजम्पशन लेवल, स्ट्रीट लेवल की बात है, वो एक पर्सनल हेल्थ लेवल पे जो है डिपेंडेंस, अगर जो एडिक्शन है, जो डिपेंडेंस लेवल बढ़ गया है, उस लेवल पे, स्ट्रीट लेवल पे उस आदमी को चाहिए ही चाहिए, तो किसी भी तरीके से वो लेगा। हम जहाँ लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से प्लानिंग करते हैं, हम 3 त्रिशूल के जैसा करते हैं। एक तो सप्लाई रिडक्शन होता है, एक डिमांड रिडक्शन होता है, एंड एट द स्ट्रीट लेवल वो जो ये होता है, जो ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन और इंटीग्रेशन होता है। ये तीनों जब तक होलिस्टिकली काम नहीं करते हैं, तब ये ड्रग का जो ये है, हम वार, जो ड्रग वार है, I being from the enforcement angle for many years, I don't support this. But Mishra ji, why can't we have a war against drugs? No, why? Because drugs अगर कोई बना रहा है, हिजबुल्लाह जैसा आतंकी संगठन वो बेचना चाहता है, इसका मतलब ये साइकिल चलती रहेगी। ये तो अप्रोच ठीक नहीं हुआ ना। हमको अपने देश में इस ड्रग्स को आसानी से हर गली मोहल्ले, चौराहे पर, स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर आसानी से मिल जाती है। मिश्रा जी, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं, मैंने देखा है इसको कैसे होता है। इसी अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। कार्रवाई नहीं होती है, व्यवस्था मिली जुली लगती है। इम्प्लीमेंट, देखिए प्लानिंग, जहां तक प्लानिंग है, हर कंट्री का, इवन भारत का प्लानिंग बिल्कुल सही है। इम्प्लीमेंटेशन लेवल में काफी गलती है। देखिए जो प्लानिंग होता है, जो एनफोर्समेंट का है, वो जो धरपकड़ वाली पावर है, बहुत सारे एजेंसी को दिया। मे बी मोर देन 20-25 एजेंसीज आर इन्वॉल्व, कि कोने कोने में देश की, भाई कस्टम्स भी है, सेंट्रल एक्साइज भी है, पुलिस भी है, फॉरेस्ट है, ड्रग कंट्रोल है, DRI है, CBI भी है। एवरीबॉडी इज एम्पावर्ड टू डील ड्रग्स। लेकिन सबसे अल्टीमेटली वो आता है बीट कांस्टेबल के ऊपर, क्योंकि जहां तक जो बीट कांस्टेबल का रीच है पुलिस का, वो और किसी का रीच नहीं है। हम जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और ये सब की बात करते हैं, तब बड़े बड़े ड्रग सिंडिकेट। तो क्या आप ये कह रहे हैं इतनी सारी एजेंसीज हैं, इसलिए ये कंफ्यूजन है कि कौन कार्रवाई करे, और इसीलिए जाल फैलता जा रहा है? आप ये कह रहे हैं? नहीं, उसमें भी कोई कार्रवाई, कंफ्यूजन नहीं है। जहां तक हम पुलिस की भी बात करें, बीट कांस्टेबल की भी बात करें, वो मेरे ख्याल से पुलिस मोर देन 150 एक्ट्स, जो स्टैट्यूट्स ये करते हैं, तो हर आदमी का प्रायोरिटी हो जाता है। अगर मेरा कोर फंक्शन, जैसे कस्टम्स का लीजिए या DRI का,
उसका कोर फंक्शन अगर इंपोर्ट फ्रॉड से, स्मगलिंग है, ये है, वो सबसे पहले प्राथमिकता देता है अपनी कोर फंक्शन को, क्योंकि वो उस पॉइंट पे अवेलेबल है। अगर कोई ड्रग का कोई जी इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, he also is supposed to enforce that, but that becomes later in priority activity. तो उसमें क्या है कि कभी-कभी ये कंसेप्ट है, जैसे आपने अभी मध्य प्रदेश में सीजर हुआ, या गुजरात एटीएस काफी अच्छा काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी उन्होंने दहेज, अहमदाबाद में काफी बिल्कुल। बड़ा और सीजर गुजरात किया तो था। बहुत तो बड़ा ये किया सेंटर था। बन गया है ड्रग्स का DRI आज की डेट DRI में। बहुत बढ़िया गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, ये तो ऐसा है जो कि दिल्ली, ऐसा लगता है कि कैपिटल बनते जा रहे हैं ड्रग्स के, और यहाँ के बच्चे भी प्रभावित हैं, यहाँ के लोग भी प्रभावित हैं इस वजह से। जी, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जहां तक ये प्लानिंग और ये सब की खबर है, जहां तक ये ग्लोबल रीच की खबर है, बड़े बड़े एजेंसी अच्छा काम कर रहे हैं, ये कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में अगर मानो पूरा नहीं, बंद तो करना, बंद नहीं हो सकता, तो अवेयरनेस करनी पड़ेगी। डॉक्टर श्रद्धा मलिक, आप अथीना बिहेवियर हेल्थ की सीईओ हैं, डॉक्टर मलिक के पास आना चाहूँगा मैं। डॉक्टर मलिक का अब सुना आपने, जो अधिकारी हैं जो डील करते हैं, उनका भी एक वर्जन है, उनकी भी अपनी परेशानियां हैं, पर मैं आपसे सुनना चाहता हूं क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जी, बिल्कुल सही कहा सुमित जी आपने। पूरा परिवार हम लोग देखते हैं कि पूरी तरीके से तबाह हो जाता है, चाहे उसको फाइनेंशियली उनको बहुत सेटबैक लगता है, बट उनके अंदर खुद गिल्ट आ जाता है कि हमने अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा, हमारा बच्चा कैसे इस गलत राह पे चल पड़ा है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो इसको एक टैबू को हटाना पड़ेगा। जैसे सोसाइटी का अपना एक काम है कि एक सोशल टैबू जो है कि कोई बच्चा अगर कुछ ले रहा है तो हम उसको एक नाम दे देते हैं कि भाई ये तो ड्रगिस्ट है या ये तो एडिक्ट है। उस चीज से हमको नहीं करना है, हमको बच्चों को सपोर्ट करना है कि वो एक गलत उस राह पे चल पड़ा है, तो लेट्स सपोर्ट देम, लेट देम एनकरेज टू सीक हेल्प। सेकेंड चीज जो एज अ पेरेंट्स हमको करनी है, क्योंकि अब हम लोग एक न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, हम बहुत कॉमनली ये चीज नोट कर रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज में मदर एंड फादर दोनों ही वर्किंग होते हैं, तो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते। तो एज अ रिपोर्ट देयर इज अ स्टडी दैट सेज कि बच्चों को आप 22 आवर्स तक का जरूर दिन का टाइम दीजिए, आप जानिए, उनसे बात कीजिए, उनका दिन कैसा बीता है, किन किन लोगों के साथ वो उठ बैठ रहे हैं। तो एज अ पेरेंट आपको अपने बच्चे पे टैब देना पड़ेगा। हमने अपने सेंटर्स पे देखा है कि बच्चे इंस्टाग्राम के थ्रू ट्रैक किए जा रहे हैं, वहां से बच्चों को सप्लाई के लिए पुश किया जा रहा है। पीयर प्रेशर बच्चों पे इतना हो गया है, उनको क्यूरियोसिटी इतनी हो गई है कि इन चीजों को लेकर, कि अच्छी फैमिलीज के बच्चे भी दे डोंट नीड टू डू दिस बट दे आर डूइंग पेडलिंग अंडर पीयर प्रेशर। तो इन चीजों से हमको अपने बच्चों को बचाना है एज अ डॉक्टर श्रद्धा पेरेंट्स। मलिक, एक चीज बताइए, इफ यू कैन हियर मी। जी सर। वो ये कि क्या आपने ऑब्जर्व किया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि ज्यादा पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, ज्यादा लोगों को आपको डील करना पड़ रहा है, और ये रेशो कितना बिल्कुल बड़ा सर, है? अगर आप डेटा ही देखें तो साउथ एशिया जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर हो गया है इस टाइम ओपियोइड ड्रग अब्यूज का, और उसमें से 90% इंडिया इज द कंज्यूमर। तो वो चीजें अगर आप देखें, हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से बहुत बच्चे आते हैं, वहां पे म्यांमार से उनको ड्रग सप्लाई हो रही है। ऐसे ही हीरोइन एडिक्शन अगर आप देखें, पंजाब के बहुत बच्चे हमारे पास आते हैं जो कि ये क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग हो रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान से। एंड डेटा सेज ऑफ यूएन ग्लोबल का भी डेटा यही बोलता है ड्रग अब्यूज का, कि पिछले डिकेड से लेके अब 20% इंक्रीज हुआ है इन ड्रग अब्यूज। तो रियली ये डेटा बहुत ही अलार्मिंग है। ये हमारा राइट टाइम है, जैसे आपने कहा कि प्रिवेंशन तो करना ही पड़ेगा, तो दैट इज द नीड ऑफ द आवर। और ये सब चीज़ें अगर समय पर नहीं हुई तो हम सबको बहुत बड़ी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। मुझे याद है 2 दिन पहले गृह मंत्री ने कहा कि हम मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। मुझे लगता है कि एक ऐसी डेडलाइन तय करनी पड़ेगी कि हम ड्रग्स से भी देश को मुक्त कर देंगे, और उसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। एम आई राइट डॉक्टर मलिक? देयर हैज टू बी अ डेडलाइन। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एज अ सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल, एज अ पेरेंट, इवन स्कूल्स को भी अपनी साइको एजुकेशन बच्चों में बढ़ानी पड़ेगी। चाहे प्राइवेट स्कूल हो, वो लोग रख रहे हैं अच्छे काउंसलर्स, अब गवर्नमेंट को भी मैंडेटरी करना पड़ेगा कि स्कूल में काउंसलर्स हो, बच्चों को एजुकेट किया जाए कि भाई ड्रग्स से बचना कैसे है। ये सर देखने में बिल्कुल टॉफी जैसी लगती है, तो बच्चों को पता ही नहीं चलता कि उनको इस चीज में एंगेज किया जा रहा है। फिर जब उनको वो चीजें नहीं मिलती हैं, वो विड्रॉल सिम्टम्स उनको आते हैं, तो वो लगातार इस चीज के पीछे भागते और हैं। ये लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे कि फैशन स्टेटमेंट बन गया है कि मैं ड्रग्स लेता हूं तो मैं बहुत अच्छा हो चुका हूं। बहुत वक्त की कमी है, माफी चाहता हूं डॉक्टर मलिक और मिश्रा जी, आपने वक्त निकाला
जुड़े हमारे साथ, लेकिन आई होप कि ये समस्या जनता तक पहुंची होगी और जनता को समझ में आया होगा कि कितना बड़े मुसीबत हमारे घर के पड़ोस में पल रही है। और अब आते हैं आज के दूसरे बड़े मुद्दे पर। दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास खूब सुर्खियों में रहता है। पहले आरोप लगा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दौरान इसे सजाने और संवारने में करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जनता के पैसा इसे संवारने में लगाया गया और ये फिजूल खर्ची थी। अब ताज़ा खबर आज शाम को ये आई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को सील कर दिया गया है। इसे अवैध इस्तेमाल के आरोप में सील किया गया। दिल्ली सरकार के ही पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम ने सिविल लाइंस इलाके के 6 फ्लैगस्टाफ रोड के इस बंगले को आज शाम सील किया। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मुख्यमंत्री निवास से मुख्यमंत्री आतिशी का सारा सामान उनसे पूछे बगैर बाहर निकाल दिया, बाहर फेंक दिया। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर 9 साल तक इस बंगले में रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद पिछले शुक्रवार यानी 4 अक्टूबर को यह बंगला खाली किया था उन्होंने और 7 अक्टूबर को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी इस बंगले में शिफ्ट हुई थी। उधर बीजेपी तभी से आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री आतिशी गैर कानूनी तरीके से बंगले में चली गई और पीडब्ल्यूडी को इस बंगले को जब्त कर लेना चाहिए। आज पीडब्ल्यूडी की टीम ने इस बंगले को सील कर दिया। अरविंद केजरीवाल, आखिर आपके पाप का घड़ा भर ही गया। आपका भ्रष्टाचारी शीश महल आखिरकार सील हो ही गया। आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी कि वो भ्रष्टाचारी बंगला शीश महल जिसका सैंक्शन प्लान पास नहीं हुआ, जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटीज की तरफ से नहीं मिला, उसमें आखिरकार आप कैसे रह रहे थे। और आप तो रह रहे थे, लेकिन कैसे चोर दरवाजे से आप अपनी खड़ाऊ मुख्यमंत्री को घुसाना चाहते थे। उस बंगले के अंदर आखिर ऐसे कौन से राज दफन हैं जो नियमों का उल्लंघन कर बिना सरकारी विभाग को चाबी दिए, बिना उसकी वेंट्री बनाए आप चाबी खेलकर उसमें घुसने का प्रयास कर रहे थे। इस बीच उपराज्यपाल से जुड़े अधिकारियों का कहना है, यानी एलजी ऑफिस का, कि इस घर का मालिक पीडब्ल्यूडी है। घर खाली होने पर ही वही कब्जा लेता है, इसकी इन्वेंट्री बनाता है और फिर विधिवत तरीके से नए लोगों को आवंटित करता है। आप चिंता ना करें, यह बंगला विधिवत इन्वेंट्री तैयार करने के बाद तत्काल मुख्यमंत्री को ही आवंटित कर दिया जाएगा। उधर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एलजी साहब मीडिया में प्लान कर रहे हैं कि दिल्ली की सीएम आतिशी का सामान सीएम हाउस से इसलिए बाहर फेंका गया क्योंकि उन्होंने सीएम हाउस की चाबी पीडब्ल्यूडी को नहीं दी थी। आतिशी जी का सामान बाहर फेंकने के बाद अब घर के अंदर की इन्वेंट्री ली जाएगी और उसके बाद उन्हें घर अलॉट कर दिया जाएगा। मैं पूरी विनम्रता से एलजी साहब से पूछना चाहता हूं कि जब वे राजनिवास में शिफ्ट हुए थे तो क्या पुराने एलजी ने राजनिवास की चाबी पीडब्ल्यूडी को दी थी और क्या नए एलजी ने शिफ्ट होने से पहले राजनिवास की इन्वेंट्री ली थी। दरअसल दिल्ली में मुख्यमंत्री के इस बंगले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी शुरू से आरोप लगाते रहे हैं कि यहां साज सज्जा पर खूब पैसा खर्च किया गया। करीब 45 करोड़ रुपए खर्च होने का आरोप लगाया गया और इसे शीश महल तक बता दिया गया। अब सवाल ये कि क्या इस बंगले को प्रक्रियागत खामी के कारण आज सील किया गया या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आदिल खान, बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह और दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी उमेश सहगल साहब। सहगल साहब, पहला सवाल आपसे और फिर मैं पॉलिटिकल रिएक्शन लूंगा। नियम कायदा क्या कहता है, कोई व्यक्ति जब सरकारी बंगला खाली करे, क्योंकि ये बंगला ईयर मार्क्ड नहीं है जो जानकारी हमारे पास है, क्या कहता है बंगला? क्या मुख्यमंत्री ने जब खाली किया अरविंद केजरीवाल जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने, तो क्या करना चाहिए था उनको? इसके लिए एक एप्लीकेशन देनी चाहिए थी कि ये बंगला मुझे अलॉट कर दिया जाए और उसके बाद एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी थी, शायद ये खुद ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो, ये मिनिस्टर अगर है पीडब्ल्यूडी की,
या सेक्रेटरी हैं, कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है मुझे इस समय पता नहीं है, वो डिसाइड करता है कि इनको दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। वैसे तो देखिए ये सारे जनरल पूल की अकोमोडेशन है। वो कहना कि उपराज्यपाल ने क्यों उसमें ऑक्यूपाई कर लिया, उपराज्यपाल और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के 3 बंगले जो हैं ये एयर मार्क्ड हैं, ये एक्सेप्शंस हैं। ये नहीं आप कह सकते कि नया प्रेसिडेंट आया वो राष्ट्रपति भवन में कैसे चला गया, या नए वाइस प्रेसिडेंट आए वो उपराष्ट्रपति भवन में कैसे चले गए। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का अलग बन गया। अदरवाइज़ तो सारे प्राइम मिनिस्टर जितने आए हैं, जितने मिनिस्टर आए हैं, सब अलग अलग घरों में रहे हैं और सबको अलॉट किए गए घर। सब ने ज़रूर अपना व्यू दिया होगा कि हमें ये दिया जाए वो दिया जाए। सबकी इंटाइटलमेंट्स हैं, टाइप 8 हैं, टाइप 7 हैं, टाइप 6 हैं, टाइप 5 हैं और इसके नीचे भी टाइप्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री को क्या स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर ट्रीट किया जाता है जी। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की इंटाइटलमेंट है वो शायद ये टाइप 7 है ये वाला बंगलो, तो ये उसमें इंटाइटलमेंट फुलफिल होती है जी। तो मगर बिना अलॉटमेंट के वहाँ मूव कर देना गलत है जी, और गलत ही नहीं है, बिल्कुल गलत है। अब वो ये तो ऐसे हुआ ना कि नियम कानून एक तरफ रख दो, अब जिसकी जो मर्जी है जहाँ चला जाए। कल आज चीफ मिनिस्टर गए हैं, कल सेक्रेटरी चला जाएगा, कल कोई और चला जाएगा, तो कब तक ये टॉलरेट किया जाएगा? गलत हुआ, सरकारी मकान है गैर ये, कानूनी किसी की हुआ प्राइवेट आपके जगह हिसाब नहीं से। है। सहगल साहब मेरे साथ आदिल खान साहब हैं और आरपी सिंह है, रिएक्शन ले लेता हूँ। आदिल खान, क्या ये बंगले की चाबी पीडब्ल्यूडी के हवाले की गई थी? क्या उनसे नो ड्यूज लिया गया था? देखिए सुमित भाई, भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर झूठ बोलने की एक फैक्ट्री। भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ पर झूठ बोल करके उनको लगता है कि वो बीजेपी का नाम तक नहीं लिया आदिल, मैंने सीधा सवाल पूछा, आप बीजेपी पर आ गए। मैंने पूछा स्टेटस क्या था जब अरविंद ने खाली किया केजरीवाल साहब ने, तो उन्होंने क्या क्या किया? निश्चित तौर पर ये मेरे हाथ में ये पेपर है, आप देख लीजिए जी। घर खाली किया अरविंद केजरीवाल जी ने, 4 अक्टूबर को उसकी चाबी पीडब्ल्यूडी को दी गई, एनओसी मिला, नो ड्यूज की सारी एनओसी ली गई। उसके बाद वो घर से निकल गए, घर से चले गए। उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने वो चाबी जो नई हमारी मुख्यमंत्री आतिशी जी उनको दिया। अब आतिशी जी को घर से बाहर निकाला जा रहा है। मैं तो ये पीडब्ल्यूडी विभाग तो आप ही की सरकार में आता है, तो आप ही का विभाग आप ही की मंत्री के मुख्यमंत्री के खिलाफ हो गया, आप ये कह रहे हैं? हास्यास्पद तो यही है कि एक बार पीडब्ल्यूडी चाबी दे देती है मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री को फिर मुख्यमंत्री निवास से बाहर निकाल के उनका सामान फेंका जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंडा बनाया और दिल्ली के महामहिम एलजी साहब ने उस एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी को के साथ शामिल होकर मुख्यमंत्री का सामान घर से बाहर निकाल के फेंक दिया। एक बार देखिए इसके पीछे साजिश क्या है। पीडब्ल्यूडी ने सामान फेंका, एलजी साहब कहां से आ गए इसमें? अरे एलजी साहब ने फेंकवाया है। अच्छा भाई, एलजी साहब ने तो फेंकवाया, एलजी साहब के आदेश पर ही फेंका गया है सामान। आरपी सिंह साहब, आतिशी जी का सामान एलजी साहब के आदेश पर। आरपी सिंह साहब, बीजेपी के इशारे पर एलजी काम कर रहे हैं और वो ये बंगला खाली कराया। आरपी सिंह, हिंदुस्तान के अंदर शायद ये पहली बार हुआ होगा कि एक चुने हुए ठीक है, मुख्यमंत्री का सामान आरपी सिंह को बोलने देते। आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आरपी सिंह, आपका वर्जन। अभी आदिल खान साहब ने एक चिट्ठी दिखाई जिसमें उन्होंने हैंडिंग ओवर की चिट्ठी दिखाई कि उनको उन्होंने हैंड ओवर किया बंगला पीडब्ल्यूडी। ऐसे ही दूसरी चिट्ठी भी होती है कि ये बंगला आपको, हाँ देख लीजिए आदिल खान, देख लीजिए, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ। एक चिट्ठी दूसरी भी होती है जो होती है कि अलॉटमेंट की लेटर, वो अलॉटमेंट लेटर भी दिखा दें, होगी ना इनके पास। सीएम साहब को बंगला अलॉट हो गया, ये हाथ चंदन को आरती के आदिल खान साहब, अलॉटमेंट की चिट्ठी है तो दिखाइए। नहीं, ये इस पे लिखा हुआ है कि पीडब्ल्यूडी ने हैंडओवर किया था सीएम को चाबी, वही तो मैं दिखा रहा हूँ। अब चूंकि आरपी सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, ये पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो इनको बताया जाता है भारतीय जनता पार्टी का झूठ, टीवी पर बैठ के वही तो परोसेंगे। दिक्कत ये भारतीय जनता पार्टी के साथ कि वो बैक डोर से मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 साल से। अरे ये इल्जाम, आदिल भाई, लेट आरपी सिंह रिस्पॉन्ड टू दिस। आपने बड़ा इल्जाम लगा दिया आदिल साहब, जब सुन लेते हैं आरपी सिंह को भी। आरपी सिंह जी। आदिल साहब, कृपा कर तुरंत ये चिट्ठी का व्हाट्सएप एक बार आप सुमित जी को भेज दीजिए। आप दोनों को भेज रहा हूँ, आपको भी भेज रहा हूँ सिंह साहब। सर सुन तो लो साहब, आपको भी भेज रहा हूँ। आदिल भाई कितनी विनम्रता से बोल रहा, सुनने की क्षमता, अभी सुनने की क्षमता रखो प्लीज।
जरा आप सुमित को और मेरे को भी भेज दीजिए। धन्यवाद, आपका आभार। मैं आपको अभी नमस्ते कर कर आदाब कर कर भेज देता हूँ आपको। उस पर जरा भेज दीजिए कि क्या पीडब्ल्यूडी ने नए मुख्यमंत्री को बंगला अलॉट किया और अलॉटमेंट के साथ उनको हैंडओवर किया बंगला की चिट्ठी भेज दीजिए, इससे स्पष्ट हो जाएगा मामला। एक बात। दूसरी बात, अरे भाई आप ही का मंत्रालय है, आप ही के अधिकारी हैं, तो आपके अधिकारी आपके खिलाफ क्यों जा रहे हैं? आप उसका उत्तर दीजिए ना कि आप ही के अधिकारी, किसी और के अधिकारी तो नहीं है ना, वो आप ही को रिपोर्ट करते हैं, उनकी सीआरबी आप बनाते हैं, तो वो आपके खिलाफ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये भी जरा बता दीजिए कि ऐसा क्या कारण है। और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि आप मुझे भेजने, आरपी सिंह को भेजने की बजाय सोशल मीडिया पे डाल दीजिए, फेसबुक पर, एक्स पर, दुनिया देख लेगी। आदिल साहब। सुमित भाई, देखिए आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं और आप ये जानते हैं कि दिल्ली के बाबू किसके कहने पर काम कर रहे हैं। दिल्ली का आईएएस ऑफिसर, दिल्ली के सेक्रेटरीज किसके कहने पे काम कर रहे हैं। अब देखिए आरपी सिंह जी ने कितने प्यार से घुमा दिया। मैं तो साफ साफ पूछना चाहता हूं कि भैया मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहेगा? भारतीय जनता पार्टी का कौन रहेगा? आरपी सिंह जी आप जी, आरपी सिंह जी बोलिए। मुख्यमंत्री आवास में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने लोगों को वहां रखना चाहती है। आरपी सिंह जी कौन रहेगा? एलएजी रहेगा ना, तो मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री रहेगा। अच्छा हो गया ना, हो गया। एक बात तो छेपड़ आदिल एक मिनट रुकिए, आदिल रुकिए, आरपी सिंह बोलिए। थोड़ा पानी पी लो आदिल भाई, थोड़ा पानी पी लो। आरपी सिंह बोलिए, आरपी सिंह बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पिलाएगी। आरपी सिंह बोलिए, अपना जवाब दीजिए आरपी सिंह। आदिल भाई एक मिनट। दिल्ली शहर के अंदर कोई मुख्यमंत्री के निवास के नाम से कोई निवास नहीं है, कोई किसी भी कोई बंगला कोई ऐसा नहीं है जो मुख्यमंत्री इन्होंने बना लिया, उसको ऊपर 56 करोड़ पे खर्च दिया और ये कहकर कि हमने खर्च दिया, खर्च हम दिल्ली के मालिक हैं। परंतु वो ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री निवास हो गया। वो जी, वो तय करता है पीडब्ल्यूडी या स्टेट डिपार्टमेंट तय करता है कि कौन सा बंगला किसको अलॉट करना है। वो फ्लैग रोड पे, फ्लैग बास रोड पे करना है, कौन से रोड पे करना है। ठीक है, मैं आप दोनों पॉलिटिकल हस्तियों को रोकूंगा एक मिनट के लिए। सहगल साहब, क्या पीडब्ल्यूडी विभाग अपने मंत्री को के घर को सील कर सकता है? सहगल साहब। नहीं, ऐसा है कि पीडब्ल्यूडी को एक लिस्ट बनी होती है जी, उसमें लोगों की इंटाइटलमेंट्स हैं। अगर ये टाइप 7 है और चीफ मिनिस्टर की इंटाइटलमेंट टाइप 7 है और हो सकता है किसी और की भी इंटाइटलमेंट 7 हो, तो दोनों को कंसिडर किया जाएगा। जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है कि और शायद चीफ सेक्रेटरी या एडिशनल ये कई ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनकी यही इंटाइटलमेंट होगी दिल्ली गवर्नमेंट में। अगर किसी की एप्लीकेशन पहले से पेंडिंग है तो डिसीजन देनी पड़ेगी ना, फैसला देना पड़ेगा कि उसको अलॉट की जाए कि नहीं। ये याद रखिए कि ये जो अकोमोडेशन है केजरीवाल साहब से पहले ये चीफ सेक्रेटरी के पास थी। चीफ सेक्रेटरी के पास कई साल रही, मेरा तो ख्याल है 31 साल की चीफ सेक्रेटरी के साथ ही रही। ये बंगला इतना अच्छा बन गया था, मैं माफी चाह रहा हूँ, वक्त की कमी है, तो इसको ईयरमार्क करा देना चाहिए था कि ये दिल्ली का नया सीएम हाउस हो गया है और क्या दिक्कत ही नहीं होती, आप उसको ईयरमार्क करा देते। पर क्योंकि ईयरमार्क नहीं हुआ है तो ये कंफ्यूजन भी क्रिएटेड है और चाबी तो हैंडओवर करनी पड़ेगी और विभाग जो है, डिपार्टमेंट जो है, वो नए व्यक्ति जो की अलॉटी होगा उसको वो चाबी सौंपेगा। चाबी सौंपी गई या नहीं सौंपी गई, ये एक बड़ा सवाल इस पूरी कंट्रोवर्सी में बना हुआ है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते बने रहिए।